मैं 35 साल की एक विधवा मास्टरनी हूँ। पति की मौत के बाद मैं तनहा रात गुजारती थी। एक रात मेरे घर पर दो 40 साल के चोर घुस आए। जब आवाज से मेरी नींद खुली तो मैंने उन्हें चोरी करते हुए पकड़ लिया। मुझे अकेला पाकर उन दोनों ने मेरे साथ ऐसा डरावना व्यवहार किया कि पूरी रात मैं दहशत में रही। 35 साल की उम्र में मैं बिल्कुल अकेली तनहा रह गई थी। मेरे पति आर्मी में काम करते थे और एक साल पहले ही उनकी मौत हो गई और हमारा कोई बच्चा भी नहीं था। तो मैं बिल्कुल ही अकेली एक छोटे शहर में रहती थी। सुबह के वक्त मैं बच्चों को पढ़ाने जाती थी, पर काम से वापस आने के बाद उस समय काटना बहुत मुश्किल हो जाता था। मैंने सोचा भी मेरी उम्र ही क्या है, तो मैंने जिम ज्वाइन कर लिया। स्कूल के बाद मैं रोज़ जिम जाती थी और 1 घंटा एक्सरसाइज करती थी, जिससे मेरा थोड़ा टाइम भी घट जाता था। जिम में मेरे टाइम पर एक आदमी आता था जो मुझे अक्सर देखता रहता था। मुझे अच्छा लगता था कि कोई तो है जो मेरी मौजूदगी को महसूस करता है, क्योंकि अब तो मुझे देखने और मेरी तारीफ करने वाला कोई भी नहीं रहा था। जब मैं कोई एक्सरसाइज गलत करती तो वह पास आकर सही तरीका बता देता था और इससे मुझे थोड़ी हिम्मत और अपनापन महसूस होता था। उस वक्त एहसास होता था कि मैं कितनी अकेली हूँ और अपनी सरकारी नौकरी के चक्कर में कितनी तन्हा रह गई हूँ। मेरा नाम सुमन है। 24 साल की उम्र में मुझे सरकारी टीचर की नौकरी मिल गई थी। मेरे लिए तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि सरकारी परीक्षा में पास करना आसान नहीं होता। मेरी पोस्टिंग घर से दूर एक गांव में हो गई और धीरे धीरे मेरे काम में मन लगने लगा। बस रात के वक्त बहुत अकेलापन महसूस होता था। साल बीतते गए और मेरी माँ पापा को मेरी शादी की चिंता सताने लगी, पर मैं शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि यह नौकरी मैं कभी नहीं छोड़ सकती थी। तभी उस गांव के एक घर से मेरे लिए रिश्ता आया। लड़का आर्मी में काम करता था और साल के 3 महीने घर पर रहता था, बाकी समय ड्यूटी पर रहता था। मुझे रिश्ता पसंद आ गया और मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। उस वक्त मेरी उम्र 26 साल की हो चुकी थी। ससुराल में मेरे पति के अलावा मेरी सास ससुर और एक कुंवारा देवर रहता था। देवर अपने पापा के साथ खेत संभालता था। मेरे पति अपने काम से पैसे भेजते थे और साल के 3 महीने घर पर रहते थे। शादी के 15 दिन वह मेरे साथ रहे, फिर उन्हें ड्यूटी पर जाना पड़ा। मुझे उनकी कमी बहुत खलने लगी और रात को अकेलापन सताने लगा। बस फोन पर ही उनसे बात हो पाती थी। मेरा देवर कभी कभी मेरे कमरे में आकर हालचाल पूछ लिया करता था। वह मेरी ही उम्र का था और बातें करके मुझे थोड़ा अच्छा महसूस कराता था। मेरी सास को यह पसंद नहीं था कि देवर मेरे कमरे में आए, इसलिए वह मुझे ताने मारती थी, पर मैं कोई गलत बात नहीं सोचती थी। उसे बस एक परिवार के सदस्य की तरह मानती थी। जब मेरे पति 6 महीने बाद घर आए तो मेरी सास ने उनके कान भर दिए। मेरे पति मुझ पर नाराज हो गए। मैंने उन्हें समझाया कि हमारे बीच से कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने देवर की शादी करवा दी। देवर अपनी पत्नी के साथ व्यस्त हो गया और मैं फिर से अकेली रह गई। फिर मैंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, जिससे समय कट जाता था। शादी को 8 साल हो गए थे, पर मैं माँ नहीं बन सकी और इस वजह से मुझे बहुत ताने सुनने पड़ रहे हैं। देवरानी के 2 बच्चे हो गए थे और मेरी गोद खाली थी। मेरी सास हर बात पर मुझे नीचा दिखाती थी और देवरानी भी मुझसे जलती थी। और एक दिन आर्मी वाले घर आए, साथ मेरे पति की लाश आए थे। मेरे पति की मौत के गम से बाहर आने से पहले ही मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से धक्के मारकर निकाल दिया। मेरी देवरानी तो मुझसे पहले से ही जलती थी, क्योंकि देवर के साथ शादी से पहले मैं बहुत गिल मिल गई थी। इसलिए देवरानी ने साफ कह दिया था कि अगर यह विधवा औरत घर पर रहेगी तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। बाकी की कसर मेरे सास ने पूरी कर दी। हालांकि मेरे ससुर और देवर ने मेरा साथ देने की कोशिश की, लेकिन उनके आगे किसी की चली नहीं। उसके बाद मैंने उस गांव से ट्रांसफ़र लेकर एक छोटे शहर में आ गई और 1 साल से अकेली रहने लगी। यही वजह थी कि मैंने जिम ज्वाइन किया, ताकि कुछ लोगों से जान पहचान हो सके। इसी बीच स्कूल की छुट्टी आ गई तो मैंने सोचा कि अपने भैया भाभी के पास चली जाऊं। मेरे माता पिता का देहांत हो चुका था। अब मेरा भाई ही मेरा सहारा था, जो मुझसे 4 साल बड़ा है। जब मैं ट्रेन पकड़ने गई तो सफ़र लंबा था और मुझे अकेले जाने में घबराहट हो रही थी। मेरी बगल की सीट पर एक करीब 40 साल का आदमी आकर बैठ गया, जो बार बार मेरी तरफ देख रहा था। मेरा पानी खत्म हो गया था, इसलिए मैंने अगले स्टेशन पर भरने की सोची। तभी उस आदमी ने मेरी बोतल लेकर कहा कि मैं भर देता हूँ, और जल्दी से चला गया। उसकी हरकत से मैं थोड़ा डर गई, लेकिन वह ट्रेन छूटने से पहले वापस आ गया और बोतल के साथ कुछ खाने का सामान भी ले आया। अजनबी से कुछ लेने में झिझक थी, लेकिन वह खुद भी खाने लगा, तो मैंने भी थोड़ा खा लिया, क्योंकि बहुत भूख लगी थी। रात को सोने का समय आया तो मेरी सीट ऊपर थी
उस आदमी ने कहा कि आप नीचे सो जाइए, मैं ऊपर चला जाता हूँ। उसकी इस बात से मुझे थोड़ी राहत महसूस हुई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कोई अजनबी इतनी मदद क्यों कर रहा है, लेकिन कहीं न कहीं मुझे लगा कि इंसानियत अभी भी बाकी है। अगले दिन जब मैं भैया भाभी के घर पहुंची, तो उनका व्यवहार कुछ अलग सा लगा। भाभी की बातों से साफ दिख रहा था कि वे मेरे आने से खुश नहीं है, क्योंकि मैं विधवा हूँ और उन्होंने अपने बच्चों को भी मेरे पास ज़्यादा आने नहीं दिया। एक दिन भाभी ने साफ कह दिया कि तुम्हारे आने की वजह से बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे और दिन भर तुम्हारे साथ ही लगे रहते हैं। फिर एक दिन भैया और भाभी दोनों ने मुझसे कहा कि अब तुम खुद ही अपना इंतजाम देखो, माँ पापा तो नहीं रहे। मैं तो कुछ दिनों के लिए ही आई थी, लेकिन उनके इस रवैये ने मुझे बहुत दुख हुआ। मैं अपने सारे काम खुद करती थी और किसी पर बोझ भी नहीं थी। फिर भी उनके तानों से परेशान होकर मैंने जल्द ही अपना सामान पैक कर लिया और वापस अपने घर आ गई। घर लौटने के बाद एक रात जब मैं सो रही थी, तभी मुझे अंदर से कुछ आवाज़ें सुनाई दी, जिससे मेरी नींद खुल गई। डर के मारे मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जब मैंने ड्राइंग रूम की लाइट जलाई तो देखा कि दो नकाबपोश आदमी घर के अंदर खड़े, शायद वे चोरी के इरादे से आए थे। मैं घबरा गई और कुछ समझ नहीं आया कि क्या करूं। तभी वे दोनों मेरे पास आ गए और इशारे से मुझे शांत रहने को कहा। माहौल बहुत डरावना हो गया था, लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने अपने चेहरे से नकाब हटाए तो मैं हैरान रह गई। एक वही आदमी था जो जिम में दिखता था और दूसरा वही था जो ट्रेन में मिला था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है। इससे पहले कि मैं कुछ पूछती, उन्होंने कहा कि वे मेरे पति कुलदीप के पुराने साथी हैं और साथ में आर्मी में काम कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि वे किसी ज़रूरी वजह से आए हैं और मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। उनके मुंह से अपने पति का नाम सुनकर मैं कुछ हद तक शांत हो गई और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं चाय बना लूं, और चाय बनाने के लिए मैं किचन में चली गई। तब रात के करीब 2 बज रहे थे। मन में बार बार यही चल रहा था कि ये लोग सच बोल रहे हैं या झूठ। डर के मारे में काँप रही थी कि आखिर इतनी रात को ये लोग मेरे घर क्यों आए हैं। चाय बनाकर जब मैं वापस कमरे में आई, तो दोनों चुपचाप बैठे हुए थे। उन्होंने चाय ली और फिर कहा कि आपके पति ने जाने से पहले हमसे वादा लिया था कि हम हमेशा आपका ध्यान रखेंगे। वे आपसे बहुत प्यार करते थे और आपके बारे में हमेशा अक्सर बातें किया करते थे। उन्होंने बताया कि कुलदीप की आखिरी इच्छा थी कि अगर वह कभी वापस न आ सके तो हम आपकी जिम्मेदारी संभालें। ये सुनकर मैं बहुत भावुक हो गई, लेकिन जब उन्होंने ये कहा कि वे दोनों मिलकर मेरी जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, तो मैं हैरान रह गई। मैंने उनसे कहा कि ऐसा फैसला कोई इतनी जल्दी कैसे कर सकता है। उन्होंने जवाब दिया कि इस बारे में वे काफ़ी समय से सोच रहे थे, क्योंकि वे मेरे पति को दिया हुआ वादा निभाना चाहते थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। एक तरफ मैं बिल्कुल अकेली थी, क्योंकि ससुराल वालों ने मुझे निकाल दिया था और भैया भाभी भी मेरा साथ नहीं दे रहे थे। इस हालत में मैं खुद को बेहद कमज़ोर और असहाय महसूस कर रही थी। न जाने क्यों मैंने उन दोनों पर भरोसा कर लिया और उनकी बातों में आ गई। उस रात के बाद जब सुबह मेरी आँख खुली, तो वे दोनों जा चुके थे और मुझे बहुत अजीब सा महसूस हुआ। मन में शंका होने लगी कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ। तभी मेरी नज़र अलमारी पर गई जो खुली हुई थी। पास जाकर देखा तो लॉकर भी खुला था और उसमें रखे मेरे सारे सोने के गहने गायब थे, जो मेरे पति ने सालों में मुझे दिलवाए थे। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मुझे समझ आ गया कि मेरे साथ धोखा हुआ है। कुछ देर बाद मेरे फ़ोन पर एक कॉल आया। सामने से मेरी सास की हंसी सुनाई दी और उसने ताने मारते हुए कहा कि अब तुम्हें भी पता चल गया होगा कि किस पर भरोसा किया था। तभी मुझे समझ आ गया कि ये सारा खेल उसी ने रचा था ताकि मेरे गहने निकलवाए जा सकें। मेरे लिए यह बहुत बड़ा सदमा था। करीब 6 महीने बाद एक दिन मेरे दरवाजे की घंटी बजी। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने मेरा देवर खड़ा था। वह मेरे सारे गहने लेकर आया था। उसने कहा कि उसकी माँ और पत्नी ने लालच में आकर यह साजिश रची थी, लेकिन अब उन्हें अपनी गलती की सज़ा मिल चुकी है। उसने बताया कि उसने अपनी पत्नी से रिश्ता ख़त्म कर दिया है और अब वह चाहता है कि हम दोनों एक नई ज़िंदगी शुरू करें। उसने कहा कि वह मुझे हमेशा से पसंद करता था, लेकिन रिश्तों की मर्यादा के कारण कभी कुछ न कहा। अब हालात बदल चुके हैं और हम दोनों अकेले हैं, इसलिए उसने मुझसे शादी का प्रस्ताव रखा। बहुत सोचने के बाद मैंने उसकी बात मान ली, क्योंकि वही एक ऐसा इंसान था जिसने आखिरकार मेरा साथ दिया और हम दोनों ने मिलकर एक नई ज़िंदगी शुरू की। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो
तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें।